हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान और नीट का सबसे ज़रूरी और आधारभूत अध्याय कवर करने वाले हैं, कोशिका जीवन की इकाई। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा 60 प्रश्नों का महामुकाबला। हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को 5 भागों में करके बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कोशिका सिद्धांत और मूलभूत प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एक जीवित कोशिका को किसने देखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने जीवित कोशिका देखा था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में आर्किड पादप में खोजा था। आपका चौथा प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी मुख्य रूप से किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्लाइडेन एंड श्वान ने प्रतिपादित किया था। और यहाँ पर याद रखिएगा कि स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे और श्वान जूलॉजिस्ट थे। और यहाँ पर एक करेक्शन है कि श्वान ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक थे। नई एनसीईआरटी के मुताबिक दोनों ही जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक होंगे। अगला प्रश्न है, ओमनिसेलुला ई सेलुला का नियम किसने दिया था? यानी प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ये किसने बताया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूडोल्फ विर्चो ने बताया था। और दोस्तों, ये स्लाइडेन और श्वान की एक कमी भी है कि वे ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो रूडोल्फ विर्चो ने बताया था नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की। इनमें से किस पर लागू नहीं होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषाणु। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इनमें कोशिकीय संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। इसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर होता है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? यहाँ पर मानव शरीर की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। 9वां प्रश्न है, सबसे बड़ी विलगित कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका के अंदर का पूरा जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जो जीव द्रव्य शब्द है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरकिंजे। इन्होंने 1939 में नामकरण किया था। भाग 1 का आखिरी प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉल और रस्का ने की थी। इस आविष्कार के बाद ही कोशिका के अंगों को गहराई से देखना संभव हो पाया था। अब बढ़ते हैं भाग 2 पर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली आवृत केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनमें केंद्रक के बजाय केंद्रकाभ पाया जाता है और नग्न आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। 14वां प्रश्न है, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया में मिलने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय छोटे गोलाकार डीएनए को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। याद रखें, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग वाहक यानी फैक्टर के रूप में बहुत ज्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का फैलाव जो श्वसन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीजोजोम। जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वैसे ही बैक्टीरिया में मीजोजोम काम करता है। 16वां प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का आकार यानी साइज क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 70S।
याद रखिए ये 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट्स 50S और 30S से मिलकर बना होता है। 17वां प्रश्न है, क्रिश्चियन ग्राम द्वारा विकसित की गई ग्राम अभिरंजन तकनीक जीवाणु में किस भाग की संरचना पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। इसी के आधार पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह गति करने में कौन मदद करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कशाभिका। यह पूंछ जैसी पतली संरचना होती है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की कि प्रोकैरियोट्स में आरक्षित पदार्थ कोशिका द्रव्य में किस रूप से संचित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर्विष्ट पिंडकाय के रूप में यानी इंक्लूजन बॉडीज के रूप में होते हैं और ये झिल्ली आबद्ध नहीं होते और स्वतंत्र रूप से जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण फॉस्फेट कणिका हो गया, ग्लाइकोजन कणिकाएं हो गई। 20वां प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया में मिलने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक युक्त संरचनाओं को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्णकी लवक यानी क्रोमेटोफोर। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के समान होते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेप्टिडोग्लाइकेन। पौधों में सेलुलोज होता है लेकिन बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कशाभिका यानी फ्लैजिला के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तंतु, अंकुश और आधारिकाएं। याद रखिएगा ये जो तंतु होता है सबसे बाहरी हिस्सा तथा सबसे लंबी हिस्सा होता है और अंकुश जो होता है ये आधारिकाएं और तंतु को जोड़ने का काम करता है और सबसे चौड़ा भाग होता है। 23वां प्रश्न है, जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली लंबी नली जैसी संरचना जो संयुग्मन में मदद करती है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पिलाई। यह विशेष प्रकार की पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कई राइबोसोम जो एक mRNA पर जुड़े हो। जैसे एक mRNA पर कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो बनने वाली संरचना पॉलीराइबोसोम कहलाती है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगर और निकोलसन ने दिया था। उन्होंने 1972 में यह मॉडल दिया था। इसे तरल कृमिक प्रारूप भी कहते हैं और यह कोशिका झिल्ली को समझने का सर्वमान्य प्रारूप है क्योंकि यह कोशिका झिल्ली की संरचना तथा कार्य दोनों की भली भांति व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, इसके मुख्य घटक लिपिड और प्रोटीन है और प्रोटीन हमेशा द्विपरत के रूप में होता है। 27वां प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की परत कैसी होती है? तो हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि लिपिड हमेशा द्विपरत के रूप में होता है यानी बाइलेयर्ड होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लिपिड मुख्य रूप से ग्लिसराइड से बने होते हैं और 2 परतों से सजे होते हैं। 28वां प्रश्न है, लिपिड द्विपरत में हाइड्रोफोबिक जलभीरु या पूछ भाग किस तरफ होता है? तो ये अंदर की तरफ यानी इनसाइड होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो लिपिड होता है इसका ऊपर वाला भाग जलस्नेही होता है और नीचे वाला भाग जलभीरु होता है, अतः लिपिड उभयधर्मी होता है। 29वां प्रश्न है, शैवाल यानी एल्गी की कोशिका भित्ति में इनमें से क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कवक यानी फंगस की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काइटिन की बनी होती है। यह नाइट्रोजन युक्त एक जटिल पॉलीसेकेराइड होता है। अगला प्रश्न है, दो आसपास की पादप कोशिका को आपस में जोड़ने वाली परत को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिडल लेमिला कहते हैं और यह कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। यह पादप सीमेंट के नाम से भी जानी जाती है और इसका निर्माण डिक्टियोसोम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मध्य पटलिका यानी मिडल लेमिला मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? बताइए दोस्तों, हमने पिछले प्रश्न में समझाते हुए बताया था, तो बताइए इसका क्या सही उत्तर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैल्शियम पेक्टेट। अगला प्रश्न है, दो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने वाले जीवित तंतुमय रास्ते को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लाज्मास्टिग्माटा यानी जीव द्रव्य तंतु। ये आरे तिरछे रूप में व्यवस्थित होते हैं और इनके द्वारा ही पदार्थों का स्थानांतरण होता है। 34वां प्रश्न है, किस प्रकार के परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा या एटीपी की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सक्रिय परिवहन। यह हमेशा सांद्रता प्रवणता के खिलाफ काम करती है यानी कम से ज़्यादा की ओर गति करती है, इसीलिए एनर्जी की आवश्यकता लगती है। अब बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में मिलने वाला सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो किसका एग्जाम्पल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सक्रिय परिवहन। चूँकि यह पंप है इसीलिए इसे चलाने के लिए लगातार एटीपी यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। भाग 3 का अंतिम सवाल है, अंतःकोशिकीय परिवहन या कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडोसाइटोसिस यानी फेगोसाइटोसिस। इसे आम भाषा में सेल ईटिंग या कोशिका का भोजन भी कहते हैं, जैसे अमीबा अपना भोजन लेता है। भाग 4 का पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहलाते हैं। जीव द्रव में पाए जाने वाले ऐसे झिल्ली आवत कोशिकांग जिनके कार्य आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, वे मिलकर अंतःझिल्लिका तंत्र की संरचना करते हैं। उनका एग्जाम्पल हो गया अंतःपरद्रव्य जालिका है, गोल्जी है, लयन है, रसधनी। चूँकि इन सभी के कार्य आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, अतः ये अंतःझिल्लिका तंत्र के एग्जाम्पल हो गए, जबकि हरित लवक, सूत्रकणिका और पेरोक्सिसोम ये अंतःझिल्लिका तंत्र के एग्जाम्पल नहीं है। अभी जो हमने बताया उसके अनुसार पेरोक्सिसोम सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि इसके कार्य कोऑर्डिनेटेड नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खुरदुरी अंतःपरद्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? चूँकि इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होता है, इसीलिए यह प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से संलग्न होता है। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतःपरद्रव्यीय जालिका मुख्य रूप से क्या बनाने में मदद करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन संश्लेषण करती है। 40वां प्रश्न है, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज कब की थी? तो दोस्तों 1898 में पहली बार कैमिलो गोल्जी ने केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी थी, तंत्रिका कोशिका में उन्होंने देखी थी और फिर उन्होंने उसका नाम गोल्जी काय रख दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1898 है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने का मुख्य स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल्जी काय। यह कोशिका का पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन सेंटर है। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम पूरी कोशिका को ही पचा देती है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल अपघटकीय एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेज आदि, जो कि अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं।
इनका pH लगभग 5 होता है। 44वां प्रश्न है कि पादप कोशिका में राजधानी यानी वैक्यूल कोशिका का कितना % आयतन घेर सकती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 90% आयतन घेर सकती है। यही वजह है कि पादप कोशिका का केंद्रक बिल्कुल बीच में ना होकर थोड़ा साइड में खिसक जाता है। 45वां प्रश्न है राजधानी की एकल झिल्ली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजधानी एकल झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है और इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह टोनोप्लास्ट जो है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों को राजधानी के अंदर भेजने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में बनाता है। अगला प्रश्न है सूत्रकणिका के भीतरी झिल्ली के अंदरूनी मोड़ों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिस्टी। ये जो संरचना है यही क्रिस्टी कहलाती है और सरफेस एरिया बढ़ाने का कार्य करती है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अर्धस्वायत्त कोशिकांग यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। चूँकि इनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और राइबोसोम होता है, अतः ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग पर। टमाटर का लाल रंग और फूलों के सुंदर रंग किस लवक यानी प्लास्टिड के कारण होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। इसमें कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल जैसे रंगीन पिगमेंट पाए जाते हैं जो पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग देते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट या तेल का संचय करने वाले अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एमाइलोप्लास्ट। साथ ही याद रखें एलायोप्लास्ट तेल या वसा जमा करता है और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन जमा करता है। अगला प्रश्न है हरित लवक के भीतर मिलने वाले चपटे थैले जैसे सिक्के के ढेरों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेना। इसके एक सिंगल सिक्के को थैलेकाइड कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया इसी ग्रेना में होती है। अगला प्रश्न है राइबोसोम की खोज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1953 में सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉर्ज पैलेट ने की थी। इसी कारण इसे पैलेट कण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका पंजर या साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों यह जीव दर में प्रोटीन की बनी हुई विस्तृत जालिकावत संरचना होती है जो कि यूकैरियोटिक का लक्षण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और इसका मुख्य कार्य यांत्रिक सहारा, गतिशीलता और कोशिका के आकार बनाए रखना। अगला प्रश्न है पक्षमाभ और कशाभिका के केंद्रीय भाग या कोर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सोनिम या अक्षसूत्र। और इनकी सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था 9+2 होती है, 9 परिधि में होती है जबकि 2 केंद्र में होती है। अगला प्रश्न है पक्षमाभ और कशाभिका के ऑक्सोनिम में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी होती है? हमने पहले ही बताया था 9+2 होती है, 9 परिधि में होती है जबकि 2 केंद्र में होती है और दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों में परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं अरीय दंड के द्वारा केंद्रीय आछद से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9+0। 9 तो परिधि में होती है ट्रिपलेट के रूप में, जबकि केंद्र में 0 होती है और तारक केंद्र के केंद्र को हब कहते हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है केंद्रक के अंदर मिलने वाली सघन झिल्ली रहित संरचना जहां आरएनए का संश्लेषण होता है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रिका यानी न्यूक्लियस। यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि केंद्रिका सघन होती है, झिल्ली रहित संरचना है तथा आरएनए का संश्लेषण करती है और झिल्ली न होने के कारण केंद्रक द्रव्य सतत रूप से उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर मिलने वाली डिस्क के आकार की संरचना जहां तर्कुतंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काइनेटोकोर।
अगला प्रश्न है, जब गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में उपस्थित होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मध्य केंद्र की या मेटासेंट्रिक कहते हैं और ये भी आकृति की होती है। साथ में ये भी याद रखें, उपमध्य केंद्र की ये मध्य से थोड़ा इधर उधर उपस्थित होता है और एल आकृति का होता है, और अग्र केंद्र की यानी एक्रोसेंट्रिक ये किनारे के आसपास स्थित होता है, जे आकृति का होता है, और अंत केंद्र की यानी टीलोसेंट्रिक यह अंत यानी किनारे पर स्थित होता है और आई आकृति का होता है। और आज का अंतिम प्रश्न, गुणसूत्र के अंतिम छोर या सिरे को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टीलोमियर। और याद रखिएगा कि टीलोमियर में गुआनिन का आधिक्य होता है। दोस्तों, ये थे हमारे इस चैप्टर के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो परीक्षा में इस चैप्टर से आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। आपका 7 में से कितना स्कोर आया मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।